हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं सिद्धार्थ फ्रॉम अचीवर एकेडमी। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की साइंस, और शुरुआत करेंगे हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। और आप लोग प्लीज साथ में जुड़िए, नई बुक के अकॉर्डिंगली सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कोर कॉन्सेप्ट सारे समझाए जाएंगे, न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो बताई जाएंगी इन डिटेल में। प्लीज अगर आप स्टार्ट करेंगे तो उसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। मार्क्स में आपकी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ आपको दिखाई देगी। तो अभी हम फिलहाल में शुरू करते हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, जो चैप्टर 4 था एनसीईआरटी ओल्ड में। अब जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 8 है ना। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर्स करेंगे। पहला टॉपिक है व्हाट इज एन एटम। उसके बाद सब व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके साथ साथ हम कवर करेंगे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील बॉस एटॉमिक मॉडल, व्हाट आर एटॉमिक नंबर्स एंड मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। इसके साथ हम इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं साथ में आपको ट्रिक्स बताऊंगा, वो कोर कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कभी किसी ने आपके सामने नहीं बताए होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज एन एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एन एटम। जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर होता है। मैटर हम कुछ भी बोल सकते हैं। मैटर जो है, अगर ये मेरे पास जो मार्कर है, इट इज अ मेड अप ऑफ सम मटेरियल, पॉलिस्टर, कुछ भी, किसी का भी, इसका जो लास्ट जो मैटर होएगा वो हम उसे बोलेंगे एटम, ठीक है, विच इज फर्दर अनडिविजिबल। और मैटर की जो हमारा एटम है उसकी जो खोज की थी वो की थी 2000 साल पहले। हमारे यहाँ पे महर्षि कन्नड़ हुआ करते थे, उन्होंने खोज की थी और उसका नाम दिया था अणु। अणु मीन्स एटम, ठीक है। तो अब जो एटम है उसके अंदर फर्दर जो आगे डिस्कवरीज हुई, तो साइंटिस्टों ने उसके अंदर ये चीज पाई कि उसके अंदर फर्दर जो है एटम इज हैज 3 कंस्टिट्यूएंट्स, जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो है हमारा प्रोटॉन। और तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसे कहते हैं हम न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन जो है वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हमारे न्यूट्रल होते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी की कहानी इसकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस खाली इतना ही कि हमने तीन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं हमारे, है ना। तो अब इनकी खोज कब कब हुई और किस किस ने करी वो जान लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस जो थी वो आई 1897 में, और उसको जिसने ढूंढा उनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन का एक एटॉमिक मॉडल स्ट्रक्चर भी है ना। तो जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी कैसे करी थी? जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी करी थी विद द हेल्प ऑफ अ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्हें ये जानने को मिला था कि कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, जिसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। अगला पार्ट आ जाता है हमारा कि प्रोटॉन को किसने ढूंढा था। प्रोटॉन को ढूंढा था जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ई गोल्डस्टीन। क्या नाम था? ई गोल्डस्टीन। और उसके बाद जो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी 1932 में जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक कौन थे? जेम्स चैडविक अर्नेस्ट रदरफोर्ड के, ठीक है, एक कलीग थे, या उनके नीचे काम करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। तो अभी इसके अंदर कोई किसी को कोई डाउट है तो वो प्लीज चैट में डाल के कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताए। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक, हमारा अगला टॉपिक है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो जे थॉमसन ने क्या किया था? जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया था दुनिया के सामने, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो एटम है, एटम एक गोलाकार स्पेरिकल शेप है, जिसके अंदर जो मास है, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ठीक है, जिसके अंदर जो इसका रेडिश पार्ट होता है, जो इसका रेडिश पार्ट है, जैसे कि तरबूज तो सभी ने खाया होगा, वाटरमेलन का लाल वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो सिग्निफाइज कर रहा था पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स, ठीक है। और जो सीड्स होते हैं इसके, जैसे तरबूज के अंदर जो सीड्स होते हैं इधर उधर घुसे हुए होते हैं, ठीक है, तो वो जो सीड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को सिग्निफाइज कर रहे थे, जो कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब उसने एक चीज और बताई कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होता है। एन एटम इज न्यूट्रल मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल क्वांटिटी में ही रहेंगे तभी वो न्यूट्रल होंगे। अगर एक भी चीज ज्यादा होगी तो उसकी न्यूट्रलिटी हो जाएगी, वो पोलराइज हो जाएगा टुवर्ड्स जो भी चार्ज हमारा ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक इसके अंदर हम लोगों ने सारी चीजें कवर करी हैं। अब हम इसके पढ़ेंगे कि इसके ड्रॉबैक क्या थे जिसकी वजह से ये मॉडल फेल कर गया, है ना। अब जो इसके ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि it fails to show the existence of nucleus। ठीक है, ये मॉडल जो था ये शो नहीं कर पाया था कि जो न्यूक्लियस है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, है ना, जो कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ये नहीं बता पाया था, तो इट फेल्स ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, एक तो ये था, और जो ये एक्सपेरिमेंट था या जो इसने मॉडल शो किया था, इसको एक तो क्रम पुडिंग बोला जाता है और बोला जाता है वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर गिवन बाय जे थॉमसन। ठीक है दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने के लिए जा रहा हूं, ठीक है, कि नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? बहुत इजी है, ज्यादातर लोगों को पता भी है, बट मैं आपको बता देता हूं फिर भी एक बारी, है ना। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट, और जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एक जो मेन डिफरेंस है जो बहुत कम लोगों को पता है, जो प्रोटॉन होते हैं दे आर हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखिए, है ना। उसके साथ जे थॉमसन ने एक चीज और डिस्कवर करी थी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम लोग बस ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन ही हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, बट ये सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, इनके आगे भी और कुछ चीजें हैं जिनसे ये बने हैं। मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो चीजें क्या हैं जो इसके अंदर भी होती हैं और जिनकी वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हैं। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्कवर किए थे जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उनका ये करने के पीछे एक ही एजेंडा था कि उनको ये फाइंड करना था कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या चार्जेस होता है, वो किस तरह से होते हैं। इस चीज को समझिए। उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक ट्यूब ली, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक ट्यूब ली, और उसके बाद उन्होंने एक को कैथोड से, ठीक है, एक बैटरी ली, उस बैटरी को एक साइड उसका कैथोड से और एक साइड उसका एनोड से उन्होंने कनेक्ट कर दिया। और जब उन्होंने इसको कनेक्ट किया, ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं, इस ट्यूब के अंदर उन्होंने कनेक्टिविटी दी, ठीक है, वैक्यूम पुल करने की, जो इसके अंदर से पूरा का पूरा जो एयर था उसको वो
पुल आउट कर लेगा ताकि ये एयर फ्री हो जाए, है ना। और यहां पे उन्होंने यूज किया था फ्लोरोसेंट शीट, ठीक है, जिसके ऊपर जब अगर कोई भी बीम स्ट्राइक करती तो वो कलर एमिट करती, विच शोज दैट देयर इज सम चार्ज। उसके बाद जो हमारे जे थॉमसन जी थे, इन्होंने यहाँ पे करंट पास ऑन किया। जैसे ही उन्होंने वहां पर करंट पास ऑन किया तो उन्होंने देखा कि एक बीम जो कि कैथोड से स्टार्ट होकर के एनोड की तरफ पे जा रही थी, और यहां पे जो हमारा फ्लोरोसेंट शीट यूज हो रखी थी उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही थी और एक ग्रीन कलर को एमिट कर रही थी। कौन से कलर को एमिट कर रही थी दोस्तों? ग्रीन कलर को एमिट कर रही थी। तो ग्रीन कलर को एमिट करते हुए, ठीक है, ये शो हो रहा था कि देयर इज सम एनर्जी, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड से बीम टुवर्ड्स एनोड जा रही थी। तो ये डिस्कवरी हुई कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो उन्होंने इस सब एटॉमिक पार्टिकल को नाम दिया इलेक्ट्रॉन, एंड उसको बोला कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इस तरह से जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरह से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। तो लाइकवाइज अब हम ये जानेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई और उसकी डिस्कवरी किसने करी। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी करी थी अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने, ठीक है, और उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया था जो जे थॉमसन ने किया था। तो इसके अंदर बस खाली ये हुआ था, यहां की जगह पे उन्होंने फ्लोरोसेंट शीट जो थी वो यहां पर यूज करी, ठीक है, और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये देखा कि अपार्ट फ्रॉम अ बीम कमिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, एक बीम और थी जो फ्रॉम एनोड टू कैथोड जा रही थी, है ना। और वो जो बीम थी वो क्योंकि वो मूव कर रही थी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, है ना, उसको जो ई गोल्डस्टीन थे उन्होंने नाम दिया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको बोला गया प्रोटॉन। तो इस तरह से हमारी जो डिस्कवरी थी वो हुई इसकी प्रोटॉन की। तो ऐसे ही हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए और धीरे धीरे करके आगे इनके ऊपर डिस्कवरीज हुई जो बहुत फील्ड के अंदर, साइंस की फील्ड में उन्होंने तहलका मचा दिया। और आगे एक चीज और थी जो 1960s में डिस्कवर की गई थी, जिसको बोला जाता है, मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली वो कौन से पार्टिकल थे जिनकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था आप लोगों को। ये हमारे एक तरीके से एक एटम है, ये शेल है। हमको ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर घूमता है और ये अंदर जो है ये न्यूक्लियस है। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, और ये जो बनते हैं ये बनते हैं क्वार्क्स पार्टिकल से। इससे क्वार्क पार्टिकल से, जो कि इनके अंदर होते हैं और इनको बनाते हैं। वो प्रोटॉन के अंदर 4 क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन के अंदर 3 क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं। अब इन टोटल जो होते हैं हमारे अलग अलग तरीके के क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं, 6 तरीके के क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। रदरफोर्ड ने जो यूज किया था, रदरफोर्ड ने यूज किया था अल्फा पार्टिकल्स, गोल्ड फॉइल को यूज किया था उन्होंने, और उन्होंने इन अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड शीट के ऊपर बम्बार्ड किया था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स ही क्यों लिए थे। उसके पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था,
अल्फा पार्टिकल्स को लेने के पीछे उनका रीजन ये था कि अल्फा पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि वो हाईली एनर्जेटिक थे और उनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज था। क्योंकि ये हीलियम एटम यूज किए हुए थे, तो हीलियम के जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, इसलिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल को यूज किया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था इस एक्सपेरिमेंट में, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर कह रहा हूं मैं, यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटर है। जैसे यहाँ से अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया गया, ये हमारी जो है ये गोल्ड फॉइल है। इस गोल्ड फॉइल के ऊपर जैसे ही जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हो रहे थे, तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पासेस स्टेट, ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो स्टेट चले गए थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन और विदाउट एनी हिंड्रेंस। जब उसके बाद उन्होंने फिर देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे, दे वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट होके उन्होंने अपना पाथ चेंज कर लिया था, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे दे वर बाउंस बैक। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो जिस पाथ पर स्ट्राइक हुए थे उसी पाथ पे वो वापस बाउंस बैक हो गए थे। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने इसके ऊपर जो कंक्लूजन था वो देखा, तो कंक्लूजन उन्होंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर जो स्पेस एटम के अंदर होता है वो एम्प्टी होता है ना। और जो अगला जो उन्होंने कंक्लूजन देखा वो ये था कि द पॉजिटिव चार्ज आर मोस्ट एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन। उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि जो एटम का मास है वो एक बहुत छोटे रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, जिसको उन्होंने बाद में बोला कि वो न्यूक्लियस है एंड इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटम। क्योंकि इनकी जो कंक्लूजन निकली थी, कंक्लूजन में इन्होंने यही बताया कि सारा का सारा मास एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, और वो एटम से बहुत छोटा होता है। अब यहाँ पर उन्होंने एक चीज ये भी बताई कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। उसका कारण ये था जैसे ही अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो थे दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो जब वो बाउंस बैक हो रहे थे, दैट मीन्स देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम विच इज डिफ्लेक्टिंग बैक द अल्फा पार्टिकल। तो इससे ये कंक्लूड हुआ कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन प्रेजेंट है जो इनको बाउंस बैक कर रहे हैं उसके सेम पाथ पे। अब यहाँ पर कुछ चीजें जानने वाली ये है कि जो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो अगर हम लोगों ने हमेशा से यही पढ़ा है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो आपस में रिपेल करने लगेंगे, तो न्यूक्लियस तो इस हिसाब से अनस्टेबल हो जाना चाहिए था। बट रीजन ये है उसकी अनस्टेबल ना होने का कि 2 पॉजिटिव चार्ज होने के साथ साथ 2 न्यूट्रल चार्ज, मतलब 2 न्यूट्रॉन भी है वहां पे, तो वो आपस में उन दोनों को डिस्टेंट करते हैं, दोनों प्रोटॉन्स को, ताकि उनके बीच में रिपल्शन ना हो और उनका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल रहे। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक सारी की सारे रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को हम लोगों ने जाना। अब उसके अंदर कुछ उसकी लिमिटेशंस भी थी और उसके सक्सेस भी थी। तो जो उस मॉडल की जो सक्सेस थी वो ये थी कि उसने ये बताया कि देयर एग्जिस्ट सम न्यूक्लियस इनसाइड द एटम, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट उन्होंने ये बताया कि देयर आर पॉजिटिवली चार्ज ऑफ मास व्हिच इज एमिटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। और जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट था, उन्होंने ये बताया कि ये प्लैनेटरी मॉडल है। प्लैनेटरी मॉडल कैसे? जिस तरह से सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन एन ऑर्बिट, ठीक है, वैसे ही जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बट उन्होंने जो मेन ड्रॉबैक था उसका वो ये था, उन्होंने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो एक स्पेरिकल फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में रिवॉल्यूशन करते हैं और लास्ट में वो एटम में जाकर के सबमर्ज कर जाते हैं, जो कि एक गलत डेफिनेशन थी जो उन्होंने दी थी। बट क्योंकि बाद में जब नील बोर्स आए, उन्होंने इसके अंदर
इस एक्सपेरिमेंट को देखा, इसके अंदर इसके कंक्लूजन और इसकी लिमिटेशन को वेरीफाई करके उन्होंने उसके अंदर कुछ चेंजेस करके दोबारा से उसको रिस्ट्रक्चर किया और एक्सपेरिमेंट किया। तो बाद में ये पता चला है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के अंदर जो है अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं, है ना, रादर देन जो रुदरफोर्ड ने बताया था। रुदरफोर्ड ने वो नहीं बता पाए थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हो रहा है, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो ये जो थी, ये कुछ लिमिटेशंस थी रुदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, है ना। नहीं कि नील बोर्स का एटॉमिक मॉडल क्या था। तो जो नील बोर्स का एटॉमिक मॉडल था, उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में ये चीज बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है दोस्तों, एक चीज के अंदर ध्यान रखिएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। और वो क्वेश्चंस बच्चे अधिकतर गलत कर आते हैं जब उनको शेल कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, तो ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो अभी मैंने जैसे ही बताया कि जो नील बोर ने मॉडल प्रपोज किया था, उस मॉडल के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और हर एक ऑर्बिट जो है वो एक फिक्स एनर्जी है, ठीक है, बेसिकली एक एनर्जी लेवल है जिसके अंदर वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज ये के शेल है और ये एल शेल है, अगर एल शेल में एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा हुआ है और इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो ये क्या करेगा, ये जंप करके अगले वाले सेल में आ जाएगा जो कि एम सेल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सीक्वेंस है एनर्जी लेवल का, कि इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल एंड एन इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। तो जैसे ही इसने एब्जॉर्ब किया और ये था एल पे, ये आ गया एम पर, ठीक है। और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को एमिट करेगा तो वो हायर लेवल से लोअर लेवल पर चला जाएगा। अगर अगेन से कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो एल पर बैठा हुआ है, उसने एनर्जी एमिट करी और वो अपने एनर्जी लेवल से एल से एमिट करने के बाद के पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया। अब ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी लेवल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व, ये मैंने आपको बता दिया है, हर एक जो ऑर्बिट है उसका एक फिक्स एनर्जी लेवल होता है। इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व करते हैं वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, ये नील बोर ने बोला था। बट क्योंकि अगर मैक्स प्लैंक ने जो अपनी मैक्सवेल ने एक खोज की थी जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जब भी कोई मूविंग पार्टिकल एक्सेलरेशन पोजीशन पर होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पोजेस करता है, जो इन्होंने अपने मॉडल में नहीं बताया था, ठीक है। तो इस मॉडल की अपनी कुछ एडवांटेजेस थी, कुछ इसकी लिमिटेशंस थी। जो एडवांटेजेस थी वो एडवांटेजेस ये है कि इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, है ना। और जो दूसरी थी कि क्वांटाइज एनर्जी लेवल। क्वांटाइज एनर्जी लेवल का मतलब ये होता है कि हर एक एनर्जी लेवल की एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस थी इस मॉडल की। वो लिमिटेशंस ये थी कि इट फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ये जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है उसका स्पेक्ट्रा को बताने के लिए फेल कर गया था, ठीक है। और जो दूसरा इसका लिमिटेशन था वो ये था, इट फेल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी। ये आ जाती है एग्जाम में, बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और अच्छे से याद करके एग्जाम में लिखिएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस ट्रिक को, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में अधिकतर बच्चे से गलत करते हैं। ये यहां पर हम लोगों को मैग्नीशियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है फॉर एज पर द नील बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, है ना। हम जानते हैं कि ए के अंदर 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18 और एन के अंदर हम 32 इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे बनाएंगे। ये न्यूक्लियस है, ये मेरा के शेल है, ये मेरा एल शेल है और ये मेरा एम शेल है, ठीक है। पहले एल के अंदर हम लोग, के अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर सकते हैं। ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्लेस कर दिया,
ठीक है। एल के अंदर हम लोग बचे हुए जो यहां से जो हमारे बचे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, उस 10 इलेक्ट्रॉन में से ठीक है 8 को हम लोग प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इस कमरे के अंदर खाली 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस कर दिए। जो 10 बचे थे 8 चले गए हमारे एल शेल में, अब बचे 2, क्योंकि अगला शेल हमारा एम है। एम के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि अभी बस खाली 2 बचे हुए हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एम शेल में हम प्लेस कर देंगे और ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई है कंप्लीट। वैलेंसी क्या होती है? जो वैलेंसी होती है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी से मतलब यहां पर है कि या तो वो ये अपने एटम की जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको फुलफिल करने के लिए या तो वो एटम को इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले टू अटेन दी स्टेबल कन्फिगरेशन। ठीक है, स्टेबल कन्फिगरेशन जो होती है हमारी नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिगरेशन होती है। जो नोबल गैसेस होती हैं वो हमारी जैसे हीलियम हो गई, ठीक है। हीलियम की जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट मीन्स उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल है, ठीक है। ऐसे ही नियॉन हो गया 10, तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल पहली शेल के अंदर के अंदर 2 आ गए और एल के अंदर 8 आ गए। तो जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसकी शेल जो है वो कंप्लीटली फिल हो गई, ठीक है। उसने अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिगरेशन अटेन कर ली है। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई एटम, लेट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं इस केस में सोडियम, ठीक है। जो सोडियम है, सोडियम की जो कन्फिगरेशन है वो है 11, जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। तो अगर हम इसके अंदर देखें के शेल के अंदर अगर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो कितने बचते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एल के अंदर हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हैं, तो हमने 8 प्लेस कर दिए। तो जैसे ही हम 8 माइनस कर देंगे तो जो हमारी एम शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे ही अब बेसिकली होता क्या है, जो हमारे को नोबल गैस की जो कन्फिगरेशन जो हमें अटेन करनी है स्टेबिलिटी में पहुंचने के लिए, तो यहां पर जैसे मैंने मेंशन किया 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप बताइए कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको देना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है? ऑब्वियसली बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन को देना आसान है। तो जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, तो सोडियम के ऊपर एक प्लस का साइन आ जाएगा और इसको हम बोलेंगे कैटायन, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम ये डिसाइड करेंगे कि वेदर इट इज अ कैटायन और एन एनायन। ये जो लास्ट में जो बैलेंस लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था, तो जो इसकी वैलेंसी रहेगी वो वैलेंसी रहेगी 1। अब जो वैलेंसी के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, आइए वो रूल्स जान लेते हैं। सबसे पहला है फॉर एलिमेंट विथ 1 to 4 electron in outermost shell, with 1 to 4 electron in outermost shell, they will lose electron to become stable। अगर किसी की जो आउटरमोस्ट शेल है उसके अंदर 1 से लेके 4 तक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि अभी हमने सोडियम के केस में देखा, इसकी जो आखिरी शेल थी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था तो इसने लूज किया, ठीक है। तो 1 to 4 तक ये लूज करेगा और जो इसकी वैलेंसी होगी, ठीक है, वो भी 1 से लेके 4 तक ही होगी, ठीक है दोस्तों। अब जो रूल नंबर 2 है, फॉर एलिमेंट विथ 5 to 7, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल विल गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और अपनी आउटरमोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब यहां पर जो वैलेंसी होती है, ठीक है, जो वैलेंसी होती है वो 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। फिर उसके बाद जैसे हम लोगों जब दूसरा रूल स्टार्ट होगा तो उसके अंदर वो फिर दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, 3 2 1 और 0। अब हम लोगों को लेट सपोज अगर कोई एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए हमको उसकी वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 8 जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो हम 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो लास्ट में जो 3 बचेगा ये हमारी उस एलिमेंट की वैलेंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेता हूं जो कि एग्जांपल है ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन
ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। ठीक है दोस्तों, अब के शेल के अंदर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दूंगा तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। के बाद एल शेल आती है, क्योंकि एल के अंदर हम मैक्सिमम 8 डाल सकते हैं और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली बात है 6 वो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आराम से आ जाएंगे। अब मेरे को इसकी वैलेंसी कैलकुलेट करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 4 से ऊपर होते हैं तो हम 8 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हम 8 से इस 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑक्सीजन की जो दो वैलेंसी है वो 2 आ जाएगी। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसके बाद एक और ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिसमें आप वैलेंसी और शॉर्टकट से कैलकुलेट कर पाएंगे। दोस्तों कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि इनकी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, आइए देखते हैं। ठीक है, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो आइए जानते हैं। के शेल के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, ठीक है, तो कितने बचे? 1। एल के अंदर चला गया 1, इसकी जो वैलेंसी है हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि इसकी जो वैलेंसी है वो है 1। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं फ्लोरीन पे। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 9, है ना। तो के शेल के अंदर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन हमने फुल कर दिए तो कितने बचे? यहाँ पे 7 बचे, मतलब जो उसकी अगली वाली जो शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और हम जैसे कि जानते हैं एल के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है हम 8 डाल सकते हैं, तो दैट मीन्स 7 विल डेफिनेटली कम। मैं इसकी एक बारी बोहर वाली क्रिएट करके दे देता हूँ कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरी के शेल है, के शेल के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए, और ये मेरी एल शेल है। ठीक है, एल के अंदर मैंने यहाँ पे, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर 7 है तो हम 7 को यहाँ पे लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। 7 इलेक्ट्रॉन किसी को भी देना इजी नहीं है, ठीक है, हम किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट, इसकी आउटर मोस्ट शेल की, उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अब इसकी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट होगी मैंने आपको बताया था। वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में मेरे 8 होने चाहिए, 8 माइनस में 7 तो 1। इसकी भी वैलेंसी जो होगी वो होगी 1। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और लेते हैं, यह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में अगर हम देखें के अंदर 7 माइनस 2 ये हो जाएंगे हमारे 5। ठीक है, एल के अंदर हम लोग मैक्सिमम 8 प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 5 है तो दैट मीन्स वी कैन फिल दी 5 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। बट इसको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, ठीक है, इसकी जो वैलेंसी आएगी, इसकी वैलेंसी होगी 3। ठीक है, और इसको अपनी कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है। चल में हम ये देखेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एक एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम किसी एलिमेंट को एक्स मान के रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऊपर जो होता है ए से हम उसके मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से उसके एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बता देता हूं आपको। जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड वी नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और जो हमारा मास नंबर होता है, मास नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं। तो जब हम न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं तो हम करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन। इससे हमारे, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इससे हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो पता चल जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, हम नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरीके से हमें पता चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, व्हाट आर आइसोटोप्स। ठीक है,
बेसिकली जो आइसोटोप्स होते हैं वो होते हैं सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। जैसे कि कुछ एलिमेंट नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर के अंदर, जैसे कि कार्बन 12। ठीक है, अब वो कार्बन 12 नेचुरली एग्जिस्ट तो कर रहा है, साइमल्टेनियसली उनके दूसरे आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन H1 जो है, इसके अंदर जो इसका प्रोटॉन है वो 1 है और इसका मास नंबर कितना है, 1 है। लाइकवाइज जो इसी का एक आइसोटोप है ड्यूटेरियम, वो 2H है, उसका जो मास नंबर है वो 2 है। दैट मीन्स उसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इसमें जो मास नंबर होता है वो अलग होता है। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम रहता है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1 ही है और इसका भी एटॉमिक नंबर 1 ही है, बट बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर वो अलग होते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि मास नंबर अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो चेंज कर जाते हैं। ठीक है, तो जो आइसोटोप्स हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जो हमारा प्रोटियम है और जो ड्यूटेरियम है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होंगी केमिकली। ठीक है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वो डिफरेंट होगी। और इनके जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, इनके न्यूक्लियस में वो अलग होंगे। दिस इज व्हाट मेक देम डिफरेंट। ठीक है, तभी वो एक आइसोटोप्स है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है, जो कार्बन 12 है इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 6। ठीक है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है वो भी 6 है। ठीक है, बट अगर हम कार्बन 14 में आ जाए, जो कि एक आइसोटोप है, ठीक है, ऑफ कार्बन 12, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 6 है और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है, वो 8 है। तो ये जो होते हैं बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच डिसाइड द एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास जो डिसाइड करेगा वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। बस हम लोगों ने एनसीईआरटी पूरी की पूरी कवर करी है। ठीक है, हर एक टॉपिक की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, किसी को भी मत छोड़ना, सबको ध्यान से देखना। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। डाउट होगा दोबारा से क्लैरिफाई करूंगा। अभी इसके बाद एक अलग वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। एक कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ कवर करेंगे और लेकर आएंगे 100 में से 100। समझ गए दोस्तों? आओ चैप्टर कवर करते हैं, ये फाइनल टॉपिक आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? इट हैज द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे दो एलिमेंट्स जिनका जो मास नंबर है, ठीक है, वो सेम है बट उनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम का जो मास नंबर है वो 40 है और जो आयरन है इसका मास नंबर 40 है, बट इन दोनों के जो एटॉमिक नंबर है वो अलग है। कैल्शियम का 20 होता है और आयरन का होता है 18। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे आइसोबार्स। तो हमारे इनके अलावा और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनका जो मास नंबर है वो सेम रहता है और जो इनका एटॉमिक नंबर होते हैं वो वेरी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगली क्लास में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वो है व्हाट आर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स वो एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। याद रखिएगा, आइसोटोन्स। ये एक मार्क्स में आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैम पूछ सकती है। सारी की सारी वीडियोस को गो थ्रू करिएगा, मेरे को बताइएगा अगर कोई इशू है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।